नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका नेटमोक पर। माई सेल्फ रोहित, और हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, विटामिन्स पढ़ रहे थे हम। ये जनरल साइंस आपके यूपीएससी, अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, एसबीआई, नाबार्ड, इन सब के लिए यूजफुल रहेगी। नेटमोक की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो दे सकते हैं। हमने दो टाइप्स के विटामिन पढ़े थे, एक तो फैट सोल्यूबल एंड दूसरा था वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से थे? कीड़ा, एडीई के, और वाटर सोल्यूबल थे बी सी। बी में क्या था? बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें खूब सारे आते हैं, 1 से 12 तक विटामिन आते हैं। B1, B2, B3, B5 हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं B6। B6 होता है पायरिडोक्सिन। ठीक है, पायरिडोक्सिन क्या होता है? B6। देखो B5 था, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता था? बर्निंग फिट, पैरों में जलन होने लग जाती थी, बर्निंग फिट था। तो दोनों जो पी वाले हैं, पेंटोथेनिक एसिड मतलब B5, एंड B6 क्या है? पायरिडोक्सिन। तो दोनों पी वो पैर से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिशिएंसी क्या हो जाता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये क्या होती है? जो नर्व सप्लाई जा रही है लेग्स को, पैर को, उसमें क्या हो जाती है? दिक्कत आती है, जिससे क्या हो जाता है? रुक जाती है वो, या कम हो जाती है, कंडक्शन कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? पैरों में जो टिंगलिंग होती है या दर्द सा हल्का हल्का होने लग जाता है, उसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो B6 की डेफिशिएंसी क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। B5 पेंटोथेनिक एसिड, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है उससे। और B6 पायरिडोक्सिन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो दोनों पी से क्या होता है? पैर से ही पी, और पी से ही पायरिडोक्सिन एंड पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है B7। B7 क्या है? उसको देखने के लिए आपको एक इमेज देखनी है। ये रजनीकांत सर की मूवी है शिवाजी द बॉस। तो ये क्या है? ऑलवेज बॉस रहे हैं। तो BO और SC इसमें ब्रेक कर लो। BO फॉर बायोटीन एंड SC फॉर 7, SC फॉर 7 एंड BO फॉर बायोटीन। ठीक है, तो B7 क्या होता है? बायोटीन। B7 क्या है? बॉस। बॉस क्या है? बायोटीन। SC4 7, तो B7 क्या है? बायोटीन। और इसका दूसरा नाम भी याद रखना, विटामिन H। डायरेक्ट आ जाएगा, विटामिन H क्या है? तो बायोटीन। और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज क्या होती है? एलोपेशिया। एलोपेशिया मीन्स आलू। याद रखो, आलू में क्या होता है? गंजा होता है आलू, हेयर्स नहीं है, तो उसको कहते हैं एलोपेशिया। गंजापन होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एलोपेशिया। तो B7 से क्या हो रहा है? इस इमेज से सारा आपको याद कर लेना है। बायोटीन, B7, एंड इससे हो क्या जाता है? एलोपेशिया। यहाँ बाल दिख रहे हैं आपको? नहीं है, तो बाल झड़ जाएंगे, एलोपेशिया। ठीक है, B7 बायोटीन, या इसको कहते हैं विटामिन H, और इससे होता क्या है? एलोपेशिया। नेक्स्ट आता है B9। B9 से आपको एक चीज याद रखनी है, आपने जो भी FM है वो क्या 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम FM। ठीक है, 92.7, 94.3, तो सारे FM किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 9 से। तो याद रखना, FM किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। ट्रिक है ये खाली, ऐसा नहीं कोई 100 से भी स्टार्ट हो रहा है, पर आपने को ध्यान रखना मैक्सिमम FM किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 9 से। तो FM, F क्या है? फोलिक एसिड, एंड M क्या है? इसका दूसरा नाम भी है विटामिन M। ठीक है, डायरेक्ट आएगा विटामिन M। विटामिन H क्या है? B7 बायोटीन, और विटामिन M क्या है? B9 FM। फोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? विटामिन M। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या होता है अभी देखते हैं। तो केवल FM से ही आपको क्या याद होगा? फोलिक एसिड याद हो जाएगा, FM। और FM कौन से होते हैं? 9। तो विटामिन B9 क्या होता है? FM मतलब फोलिक एसिड एंड विटामिन M भी कहते हैं। और M4 क्या होता है? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। इसको क्या कहते हैं? विटामिन M भी कहते हैं। तो मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। दूसरा ये इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? ऑर्गन डेवलपमेंट। जो प्रेगनेंसी होती है किसी लेडीज की, तो उसमें ऑर्गन डेवलपमेंट जो होता है उसको कौन करवाता है? फोलिक एसिड करवाता है। तो उस समय जब प्रेगनेंसी है उसको फोलिक एसिड भी दिया जाता है, जिससे क्या उसका प्रॉपर जो बेबी है उसका ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो B9, FM, फोलिक एसिड एंड मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या होता है? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। देखो, मिगेलो सेंस क्या है? मिगेलो का मतलब है कोई चीज एनलार्जमेंट होना, बड़ा हो जाना किसी चीज का। तो किसका बड़ा होना? RBC का। ठीक है, RBC अगर साइज में बड़ी हो जाए तो उससे क्या हो जाता है? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया का टाइप है। मैक्रोसाइटिक, मैक्रो मीन्स बड़ा, कोई सेल को बड़ा होना, साइट मीन्स सेल। तो क्या सेल बड़ी हो जाती है? RBC क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है? B9 और B12, B9 और B12 ये दोनों क्या है? RBC के मैचुरेशन के लिए जरूरी है। RBC का मैचुरेशन के लिए जरूरी है, मतलब प्योर मैच्योर RBC बनने के लिए B9 और B12 जरूरी है। तब ये क्या करते हैं? आरबीसी का मैचुरेशन कैसे कराते हैं? उसमें
जो डीएनए फॉर्मेशन होता है उससे थ्रू उसका सेल डिवीजन होगा और आरबीसी प्रॉपर बनेगी। अब इसमें क्या होता है, आरबीसी का साइज तो बढ़ता जाता है, ठीक है, डिवीजन होता नहीं है, तो साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसको साइज बढ़ने को क्या कहेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अंदर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है, साइज बड़ा हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है, और ये क्या है, एनीमिया है। एनीमिया मीन्स जो अपने डायरेक्ट लैंग्वेज में समझे तो खून की कमी एनीमिया कहते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, साइज का क्या होना, आरबीसी का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया याद रखना, B9 और B12 दोनों में ही डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कुछ में क्या है अलग अलग बताया जाता है, वो भी क्लियर कर देंगे। जैसे B9 और B12 है, दोनों के कारण क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो B9 FM फोलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड विटामिन M, ठीक है। नेक्स्ट आता है B12। B12 का नाम है कोबालामीन। कोबालामीन, कोबालामीन क्या है, तो इसमें आपको कोबालामीन में देखो COBAL तक याद रखना, ये क्या है, कोबाल्ट। तो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट एज ए आयन होता है प्रेजेंट, कोबाल्ट आयन प्रेजेंट होता है, तो इसके नाम में ही है कोबालामीन, तो कोबाल्ट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसका जो लास्ट में है INE, ये क्या है, ये एक्चुअल में ट्रिक है, वैसे नाम से नहीं जोड़ा इसको, INE मीन्स ट्रिक है एक। B12 को कहते हैं अपन एक्सट्रिंसिक फैक्टर, क्या कहते हैं, कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब जो बाहर से आ रहा है, एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल। अगर कोई चीज अंदर ही प्रेजेंट है तो इंट्रिंसिक है, और एक्सट्रिंसिक मीन्स जो आउटसाइड है, तो इसको कहते हैं कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जब अपन बॉडी के अंदर जाएंगे तो देखेंगे गैस्ट्रिक जो सेल्स होती है स्टमक में, उसमें एक सेल होती है पेराइटल सेल। कौन सी सेल होती है, पेराइटल सेल होती है, पेराइटल सेल होती है। पेराइटल सेल से क्या रिलीज होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर IF, ठीक है, क्या रिलीज होता है, IF, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। जब अपन डाइट में B12 लेते हैं, B12 लेते हैं डाइट में, तो ये B12 इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, प्लस ये अटैच हो जाता है किससे, इंट्रिंसिक फैक्टर से, ठीक है, किससे अटैच हो जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर से, और बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। ये तो अपन ने कहां से लिया, डाइट से लिया, कोई सीरियल्स खाई, दाल खाई, तो B12 का सोर्स से लिया, लीवर किडनी किसी जानवर का खा गए अपन, तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर आ रहा है। और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, बॉडी के अंदर पेराइटल सेल रहती है, स्टमक में क्या होती है, पेराइटल सेल होती है, पेराइटल सेल से क्या बन जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये दोनों कंबाइन होकर बॉडी में क्या हो जाता है, इलियम जो होता है, एक इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन हो गया, ये एक्सटर्नल पार्ट है, मतलब एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर से कहीं से लिया अपन ने B12, और इंट्रिंसिक मतलब बॉडी के अंदर ही क्रिएट हो रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब जो बॉडी के अंदर मान लो अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, B12 है अपने पास, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, B12 की। क्यों, क्योंकि B12 एब्जॉर्ब होने के लिए क्या जरूरी था, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो B12 की क्या हो जाएगी, कमी। इस तरह की चीज को क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ही टाइप है, जिसमें क्या कम हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसमें क्या कम हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो रहा है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर किसके एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी था, B12 के, तो उसके कारण जो एनीमिया हो रहा है वो है पर्नीशियस एनीमिया। याद रखना B9 और B12 दोनों की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। बट एक स्पेशल केस है B12 का, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया। केवल इंट्रिंसिक फैक्टर से जुड़ा हुआ कौन सा होता है, एनीमिया। इन जनरल पूछे तो आपसे B12 और B9 दोनों से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर उसमें भी स्पेशल टाइप पर्नीशियस एनीमिया, उसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो B12 अंदर जा ही नहीं पाएगा बॉडी में। अगर अपन डाइट में B12 नहीं है तो क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा है, अगर किसी में इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा है और उसकी जो डाइट है उसमें B12 नहीं है तो क्या बनेगा, वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, स्पेशल केस, तो क्या होगा, वो पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। B12 और B9 इन दोनों का मैंने काम बताया था, क्या, आरबीसी का मैचुरेशन और डीएनए सिंथेसिस। जो डीएनए से क्या होता है, आगे सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होता नहीं है, सेल बढ़ती जाती है, जिससे क्या हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने की चीज, एक तो इसमें कोबाल्ट आयन होता है, एक इसको कहते हैं कैस्ट्रल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ए पढ़ चुके हैं अपन, सी पढ़ चुके हैं,
वाटर सोल्यूबल का। फैट सोल्यूबल में अभी तक ए पढ़ा है। दूसरा आता है डी। डी क्या है? विटामिन डी, ये सबको पता होगा कि भाई सनलाइट इसका सोर्स है सबसे बढ़िया, ठीक है ना। सबसे बढ़िया सोर्स क्या है इसका? सनलाइट है। तो सनलाइट इसका सोर्स है। सनलाइट के थ्रू विटामिन डी मिलता है अपने को, इसको कहते हैं कैल्सीफेरोल, ठीक है ना। और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन डी में भी अंदर सब टाइप्स होते हैं, जिसमें D3 आपको याद रखना है, कोलीकैल्सीफेरोल। D1 D2 होते हैं पर अपने को वो इर्गो कैल्सीफेरोल और वो काम के नहीं, केवल D3 याद रखना है, कोलीकैल्सीफेरोल, ठीक है। ये क्या करता है? इसका काम होता है बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है D3 उसको एब्जॉर्ब कराता है। कैल्शियम को कौन एब्जॉर्ब कराता है? विटामिन डी एब्जॉर्ब करवाता है। और फॉस्फोरस को। तो हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी है। अगर मान लो D3 नहीं मिल रहा, किसको विटामिन डी नहीं मिल रहा, तो उसमें क्या हो जाएगा? हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो उससे क्या है, जो अपना आरओ होता है, वैसे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है आरओ, बट इसमें अपन एज ए ट्रिक याद रखेंगे आरओ गड़बड़ा जाता है। आरओ क्या है? ये आरओ होता है जो बच्चों में होता है, वो होता है रिकेट्स, और इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स। और बड़ों में क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया। ये देखो रिकेट्स का चाइल्ड है, ठीक है। इसके बैंड हो गए बॉडी में, टांगे क्या होगी? बैंड होगी। तो इसमें क्या देंगे? इसको विटामिन D3 के सोर्स देंगे, इंजेक्शन देंगे, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा, या फिर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो ये रिकेट्स क्या होता है? बच्चों में। तो विटामिन डी में आरओ याद रखना, RO। रिकेट्स होता है बच्चों में, और बड़ों में क्या हो जाता है? ओस्टियोमलेशिया। जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट रह जाती है, बोन सॉफ्ट होती है, जिससे क्या हो जाता है? उस पर वेट बेयरिंग नहीं होता प्रॉपर, और बोन्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरोल। D3 क्या है? कोलीकैल्सीफेरोल। विटामिन जो डी का काम क्या है? कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करवाता है, और इससे आरओ सिस्टम बिगड़ जाता है। मींस R फॉर रिकेट्स इन चाइल्ड एंड ओस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। इसका सोर्स क्या है? सनलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। सिंपल सा है विटामिन ई, इसको कहते हैं टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरोल, ठीक है। ये क्या होता है? एंटी स्टरलिटी विटामिन है, मतलब जो अपने अंदर जो फर्टाइल कैरेक्टर होते हैं उनको क्रिएट नहीं होने देता, मीन्स जो बद्धता नहीं आने देता, मेल का जो रिप्रोडक्शन है प्रॉपर हो, जो स्ट्रक्चर बनी रहे, उसके लिए क्या है? एंटी स्टरलिटी विटामिन है विटामिन ई, ठीक है। मेलनेस बनी रहे, फीमेल में फीमेलनेस बनी रहे, उसके लिए जरूरी क्या है? विटामिन ई। एक्चुअल में क्या होता है? जो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल में, उनके लिए जो बनने की प्रोसेस है और उनकी मोटिलिटी है, उसके लिए जरूरी क्या है? विटामिन ई जरूरी है। इसका दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरोल, ठीक है। और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, एंटी स्टरलिटी विटामिन एंड ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और ये जो नेचर में प्रेजेंट सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? बॉडी के अंदर क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कहीं फ्री रेडिकल बन रहा है तो जैसे झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो गई, बट ये उन फ्री रेडिकल्स को क्या कर देता है? क्लियर कर देता है, कहीं ना कहीं बाइंडिंग करके उसको क्लियर कर देता है, जिससे विटामिन ई क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो टोकोफेरोल कहते हैं इसको, और ये एंटी स्टेरिलिटी, टोकोफेरोल एंड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, ब्यूटी विटामिन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें ये देख लो, आपको ये ब्यूटी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि इसके पास क्या है? विटामिन ई के कैप्सूल खा रहा है, जिससे क्या हो जाता है? इसमें ब्यूटी आ रही है, ठीक है। तो सिंपल सा था विटामिन ई, टोकोफेरोल, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन एंड ब्यूटी विटामिन। इनमें क्या स्पेशली आपको याद रखना है? इनका नाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ब्लड अगर थक्का बन रहा है, कोगुलेशन हो रहा है, ब्लड का रक्त का थक्का जम रहा है, मतलब कोगुलेशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? विटामिन के जरूरी है। इसका दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन एंड मेनाडाइओन। एक्चुअल में K1 एंड K2 टू टाइप्स का विटामिन के होता है। तो विटामिन K1 होता है फाइलोक्विनोन, और विटामिन K2 होता है मेनाडाइओन। देखो कहीं अपन ने सोर्स देखे, जैसे विटामिन ए है तो उसका सोर्स क्या है? कैरेट है, गाजर है, उससे क्या आता है? बीटा कैरोटीन आता है। और बाकियों में सोर्स नहीं देखे, क्योंकि दालें वाले वो सब मिला के सोर्स बन जाता है, ठीक है। बट जो विटामिन के है वो ऐसा विटामिन है जो अपने बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइनल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आंतों के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, स्पेशली ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, ये क्या बना देते हैं? विटामिन के फॉर्मेशन करते हैं। और ये विटामिन के जो बनाते हैं, ठीक है ना, वो होता है K2। ये याद रखना, विटामिन जो ई कोलाई बनाएगा वो होता है K2। ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन K1 नहीं बनाते, K1 अपने को बाहर से लेना होता है, ठीक है ना। तो विटामिन K1 क्या होता है? फाइलोक्विनोन, और विटामिन K2 होता है मेनाडाइओन।
जो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ई कोलाई, वो क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं विटामिन के का, और ये ब्लड कोगुलेशन के लिए जरूरी है। एक्चुअल में क्या होता है ब्लड कोगुलेशन में, उसमें जो कुछ प्रोटीन्स होती है, जैसे फाइब्रिन क्या होता है, जहां मान लो एक घाव हुआ तो वहां पे कुछ प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट होगी, कुछ प्लेटलेट अपने बॉडी की सेल्स है वो डिपॉजिट हो जाएगी, उसके ऊपर क्या करता है फाइब्रिन एक नेट बना लेता है उसको रोकने के लिए। तो वहां पे जो आप देखते हो ऊपर घाव के ऊपर अपने एक जो कठोर सतह हार्ड सरफेस बन जाती है, वो इन प्रोटीन और प्लेटलेट के कारण बनती है, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, विटामिन के। इसलिए विटामिन के किस में जरूरी है, ब्लड कोगुलेशन में, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसका सोर्स इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसके सोर्स भी हैं, अदर सोर्स भी हैं, बाहर से भी ले सकते हैं डाइट से, जैसे मान लो टमाटर है या नारियल पानी है, उसमें थोड़ा बहुत विटामिन के प्रेजेंट है, अलग अलग सोर्स हैं इसके, और ब्लड कोगुलेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर ये विटामिन के अगर नहीं है तो इससे क्या हो जाएगा, सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। विटामिन के नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी। और अभी मैंने नारियल पानी बता दिया, नारियल पानी विटामिन के का नहीं, पोटेशियम का सोर्स है, के से के याद रखना, ठीक है ना। पोटेशियम का सिंबल होता है के, तो नारियल पानी किसका सोर्स है, पोटेशियम का सोर्स है। पोटेशियम भी बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट है जो जरूरी होते हैं, तो नारियल पानी विटामिन के नहीं, पोटेशियम का सोर्स है, ठीक है। सॉरी, ये जो के की जगह के हो गया, क्लियर है। तो इससे अगर अब्सेंस होगी तो क्या हो जाएगी, सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं जमेगा और उससे क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी।